भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आज के इस भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की जनसंवाद रैली में सबसे पहले हमारे जुझारू नेता पार्टी अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी का हार्दिक पूर्व में एमएलए श्री भारत भूषण जी का इस संवाद रैली में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। पूर्व में मंत्री, पूर्व में एमएलए और पूर्व में मोर्चा के अध्यक्ष, वर्तमान में पेरेंट बॉडी में महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार मन्याल जी का यहां हार्दिक अभिनंदन। वर्तमान में एमएलए और अभी हमारे मोर्चा के प्रभारी प्रोफेसर गारूराम जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे जो सह प्रभारी मोर्चा के श्री भगत जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे रामबन से एमएलए श्री नीलम लंगेज जी का भी इस संवाद रैली में बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। मेरे दोनों महामंत्री, मेरे छोटे भाई कारपोरेटर एवं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री महेंद्र जी का भी यहाँ स्वागत है। मेरे छोटे भाई धर्मेंद्र जी, महामंत्री एससी मोर्चा प्रदेश के, उनका भी इस रैली में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं सबसे पहले हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा के श्री भारत भूषण से आग्रह करूंगा कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का स्वागत करें। अब मैं अपने महामंत्री धर्मेंद्र जी से के अनुरोध करूंगा कि वो पूर्व में जो हमारे मंत्री श्री देवेंद्र कुमार मन्याल जी का स्वागत करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने भाई महेंद्र जी का, जो हमारे प्रभारी हैं, उनका स्वागत करेंगे। प्रोफेसर श्री गारूराम भगत जी का। अब मैं धर्मेंद्र जी से अनुरोध करूंगा जो हमारे सह प्रभारी हैं सुभाष भगत जी, उनका भी स्वागत करें। अब मैं खुद महामंत्री राकेश संग्राल एमएल जी का, नीलम लंगेज जी का स्वागत करूंगा। नहीं दोनों, और मेरे दोनों महामंत्री, हम तीनों महामंत्री जो है अपने अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, श्री भारत भूषण जी का। इस संवाद रैली में आगे की प्रक्रिया जारी रखते हुए मैं अनुरोध करूंगा अपने मोर्चा के अध्यक्ष श्री भारत भूषण जी से, वो अपने अध्यक्षीय भाषण हम सबके समक्ष रखें। माननीय अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, श्री गारूराम भगत जी हमारे मोर्चा के अध्यक्ष, मोर्चा के प्रभारी, उनके साथ सुभाष भगत जी सह प्रभारी, हमारे दोस्त छोटे भाई नीलम लंगेज जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री
डॉक्टर DK मनियाल जी, हमारे तीनों महामंत्री और जितने भी इस संवाद रैली में जो कार्यकर्ता या जो लोग नेट के माध्यम से इस रैली में जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। ये भी एक अपने अपने ढंग से एक नया सिस्टम डेवलप हुआ है और हमें खुशी है कि ये जितनी भी जो रैलीज हुई हैं, संवाद हुए हैं, बड़े अच्छे कामयाब संवाद हुए हैं और मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस दौर में एक महामारी से हम सब लोग जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है, कोविड-19। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने एक बड़े अच्छे ढंग से इस महामारी को टैकल किया है, पहला लॉकडाउन जो उन्होंने अनाउंस किया शाम 5 बजे, उन्होंने कहा कि इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे बैरियर जो है, डॉक्टर हैं, पुलिस है और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो है, इनको बैरियर्स का नाम दिया उन्होंने और इनको थाली और दूसरे तरीके से पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने थाली बजाकर उनका मान बढ़ाया। पूरे हिंदुस्तान में वो एक पर्व जैसा बन गया कि हमारे जो वॉरियर हैं, इस महामारी से हमें जो बचाने वाले, जो रक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए जो हीरो है। बड़े अच्छे ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की और आज नतीजा ये है कि 3-3.5 महीने के बाद आकलन करें तो जो हमारा इस वक्त आबादी के लिहाज से हमें बहुत दूर आगे इस महामारी में पहुंचना था, लेकिन इतना फर्क है। और जो पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जो बड़े एडवांस मुल्क हैं, जहां की आह्वान पर उन्होंने जिस तरीके से इस महामारी को टैकल किया, आज हम सब लोग बचे हुए हैं। इसके साथ साथ हमारा रिकवरी रेट दुनिया से बेहतर है, 42% हमारा रिकवरी रेट है इस वक्त। और जो एक आरोग्य सेतु का निर्माण किया गया, आह्वान किया कि इसको अपनाएं और एक आह्वान पर है। जो हमारे बैरियर्स थे, आज भी चल रहे हैं, पुलिस, पैरामेडिकल स्टाफ और एसेंशियल कम्युनिटी जो काम करने वाले या डॉक्टर वगैरह, उनका 50 लाख का इंश्योरेंस कवर उनको दिया गया कि अगर कोई इसमें शहीद होता है तो उसको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर है। इस तरह से बड़े अच्छे ढंग से प्रधानमंत्री जी ने इसको टैकल किया और हिंदुस्तान आज अच्छी पोजीशन में है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी इस महामारी से छुटकारा पाएंगे। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, पहले 5 साल, दूसरे 5 साल, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में एक नमूना पेश हो गया जब उन्होंने
14 साल गुजरात की सेवा की, तो एक रोल मॉडल, एक मॉडल स्टेट डिक्लेयर हो गई गुजरात, और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लगने लगा कि हम 70 सालों से कहां पिछड़ रहे हैं। अगर ये नरेंद्र भाई मोदी जी बागडोर संभालेंगे तो हमारे देश का नक्शा चेंज हो जाएगा। तो जब 2014 में गोवा अधिवेशन में जब उनको अनाउंस किया गया तो पूरी दुनिया खुशी की लहर से झूम उठी, और लोगों ने पूरा धैर्य कर लिया कि अब आने वाले चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। इस तरह से प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 15 में जब उन्होंने स्टार्ट किया देश की सेवा करना, बहुत सारे इशू थे, और जब खसूसन जब दूसरा टेन्योर उनका शुरू हुआ 2.0, मोदी जी का दूसरा टेन्योर अभी 1 साल खत्म हुआ है, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे पिछले टेन्योर में भी, लेकिन उस वक्त संख्या के आधार पर कुछ ऐसी बातें थी, रिस्ट्रिक्शन थी कि हम वो नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसे राजनीतिक मुद्दे थे देश भर में जिनको हल करने की बड़ी सख्त जरूरत थी, जो लोग पिस रहे थे, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, और बहुत सारे मुद्दे थे। जैसे जम्मू में जो कहा जाता था जम्मू कश्मीर में कि 370 कोई तोड़ नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए, चाहे जिसकी मर्जी सरकार आ जाए कोई तोड़ नहीं सकता, यहाँ जे हो जाएगा, जहाँ खून की नदियां बहेंगी, जहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दूसरा कार्यकाल संभाला तो पहले साल पहला कदम उन्होंने यही किया, 370 को तोड़ा, 35A को हटाया, और दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों को यूटी का दर्जा दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। और इसमें जो मैं बताना चाहता हूं कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे 5-6 लाख की संख्या में थे, उनमें से 80% वो लोग जो हैं वो अब हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, जिनका कोई वसीला नहीं था, जिनको 70 साल तक किसी ने पूछा तक नहीं, जिनको रियासत में रहने का कोई अधिकार नहीं, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं, वोट डालने का अधिकार नहीं, कोई उनको पूछता तक नहीं था। मुझे याद है 15 साल पहले, 10 साल पहले जब ये रिफ्यूजी अपनी एजिटेशन करते थे, हम भी पार्टी की तरफ से वहां उनमें शिरकत करने जाते थे, तो मैंने बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो 47 से लेकर अब तक लड़ाई लड़ रहे थे। आज वो खत्म भी हो गए, शहीद हो गए, खत्म हो गए, बुजुर्ग हो गए, चले भी गए दुनिया से, लेकिन उनको उम्मीद ही नहीं थी कि हमारा कुछ यहाँ बनेगा। आज उनकी आत्मा भी ऊपर से शांत होगी, आशीर्वाद दे रही होगी कि जो हमने 70 सालों से लड़ाई लड़ी वो आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको श्रेय उनको सारा दिया। आज उन वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो रिफ्यूजी कहलाते थे, आज वो जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं। आज उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल रहा है, आज भी पेपर में आया उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो कितने खुश हैं वो। आज वो अपना जमीन का टुकड़ा खरीद के वहां मकान बना सकते हैं, रह सकते हैं, उनके बच्चे भी अच्छे जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, दूसरे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मानवीयता के आधार पर ये जो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके हम पुरजोर उनको धन्यवाद देते हैं कि एक बहुत बड़ा काम जो है गरीबों के हक में हुआ है। इसके साथ साथ सीएए का बिल आया, राम मंदिर बहुत बड़ा पुराना एक ऐसा मुद्दा था हिंदुस्तान में कि हम अपने पूजनीय राम जी का मंदिर नहीं बना सकते थे। जो दुनिया सोचती थी कि जो हर इलेक्शन में 370 और राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, तोड़ेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, लेकिन वो भी उन्होंने करके दिखाया। करतारपुर कॉरिडोर का मसला सिख भाइयों के लिए इतना आसान कर दिया, पता नहीं लाहौर से घूम के कितने किलोमीटर, 40-50 किलोमीटर घूम के उन्हें करतारपुर कॉरिडोर में आना, करतारपुर गुरुद्वारा में आना पड़ता था। अब सीधा 1-1.5 किलोमीटर में वो वहां जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, अरदास कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे कारनामे जो है उन्होंने किए। दूसरे काल में मुस्लिम बहनें पिस जाती थी, पुरुष समाज से पिस जाती थी,
पुरुष अपनी मर्जी से टेलीफोन पर तलाक दे देता था। ट्रिपल तलाक खत्म किया। आज कोई ट्रिपल तलाक करे, तलाक बोले, उसको सजा हो सकती है, उसको उसके ऊपर FIR लगती है, उसको पुलिस थाने में बिठा लिया जाता है। जम्मू कश्मीर में तो ऐसी एक बहार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने लाई कि जहां पर 50,000 नौकरियों की शुरुआत कर दी। कल ही 8,000 से ज्यादा नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट निकली है, 10,000 थोड़े दिन पहले निकाली थी। तो इस तरह से एक बड़ी अच्छी शुरुआत जो है नौकरियों की, नौजवानों के बेहतरी के लिए, उनकी सर्विस के लिए यहां पर उन्होंने शुरुआत कर दी है। हमारा जम्मू कश्मीर का बजट, इस साल का जो बजट आया, हमने देखा, हमने भी 6 साल, मैं भी MLA रहा हूं, हमारे साथ प्रोफेसर गाराम जी थे, कभी भी 25-30 हजार करोड़ से आगे बजट नहीं होता था। इस साल जम्मू कश्मीर का, सिर्फ जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का अलहदा है, 1 लाख करोड़ का बजट जो है प्रधानमंत्री जी ने दिया। और उसमें रूरल डेवलपमेंट के लिए 5285 करोड़ का प्रावधान किया, एजुकेशन के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया, हेल्थ सेक्टर के लिए 1268 करोड़ का प्रावधान किया, पावर सेक्टर के लिए 607 करोड़ का प्रावधान किया। इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलपमेंट के जो आगे आने वाला समय है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी तेजी से चलेगी। डिफेंस के मसले में आप देखें, राफेल का आना, बहुत ही अच्छी तकनीक का जो युद्ध टैंक हवाई जहाज है, राफेल का पहला एक राफेल आ गया, बाकी 36 जो आने हैं, 35 और वो भी आने वाले हैं। अपाचे 8 अपाचे हेलीकॉप्टर लड़ाकू वो भी लाए। नेशनल लेवल पर बहुत अच्छे डेवलपमेंट जो है बहुत शुरू हुई। इस तरह से हमारे एम्स 2 आए जम्मू में, जम्मू और श्रीनगर में। IIT, IIM, MBBS सीट बढ़ाई गई जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, और 5 नए मेडिकल कॉलेज अभी जो बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों की रिंग रोड्स का काम लगा हुआ है तेजी से, बहुत जल्दी वो तैयार होने वाली है। मॉडर्न बस स्टैंड, माता वैष्णो देवी पीर खो में रोप वे का काम कंप्लीट हुआ। जम्मू अखनूर 4 लेनिंग का काम लगातार चल रहा है, बड़ी तेजी से कंप्लीट होने वाली है। परगवाल, इंद्री पत्तन और जोड़ियों का जो पुल है, कभी सोच नहीं सकते थे कि वहां पर पुल बनेगा, लेकिन वो भी काम लगा हुआ है। बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की वजह से सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने जो हमें तोहफा दिया, दिल्ली कटरा अमृतसर जो कॉरिडोर है, एक्सप्रेस वे है, उसका काम भी शुरू होने वाला है। तो इस तरीके से बहुत डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट की एक बहार आने वाली है। इस तरीके से हमारे कुछ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की कुछ अपनी समस्याएं भी है, कुछ उनकी चाहत भी है। जहां पर यूटी का निर्माण हो गया, यूटी बन गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 370 हट गया, 35A हट गया, बहुत खुशी है लोगों में। तो यूनियन सरकार का जो, यूनियन गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, बहुत सारे रूल जहां पर लागू हुए, हमारी ये दरख्वास्त है हमारी सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, कि सेंटर के जो रिजर्वेशन के जो एक्ट है वो भी यहाँ पर लागू होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे मुलाजिम भाई है, उनको बहुत ही एक परेशानी है, जो रिजर्वेशन में, जो प्रमोशन में उनकी रिजर्वेशन रुकी हुई है, सरकार उसकी तरफ भी अच्छा ध्यान दे, जल्दी से जल्दी वो मसला भी हमारा हल हो, ताकि लोगों को राहत मिले। हमारे मुलाजिम है, इस तरीके से हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनमें बहुत सारी उम्मीदें हैं इस सरकार से कि बहुत सारे सोसाइटी के बहुत सारे सेक्टर में इन्होंने भला किया है, हमारा भी भला और ज़्यादा करेंगे। इसी तरह अब दोबारा मैं कोविड-19 पर आऊँगा कि हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, मास्क पहन के रहना है, बड़ा ज़रूरी हो तो घर से निकलना है। अभी तक ये जो महामारी है ख़त्म नहीं हुई है, इससे लड़ना है। हम अपने घर में रहकर इस बीमारी से लड़ सकते हैं। हम अंदर रहेंगे, बीमारी बाहर रहेगी। अगर हम बाहर जाएंगे तो ये बीमारी अंदर आएगी और हमारे परिवार को इसमें नुकसान हो सकता है, हमें नुकसान हो सकता है, देश को नुकसान हो सकता है, हमारे गांव को
हमारे शहर को नुकसान हो सकता है। इसलिए सब सुनने वालों को, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं इस संवाद रैली में, ये ध्यान रखें, मेरी अपील का ध्यान रखें कि सब लोग इसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में रहें। बड़ा जरूरी हो तब बाहर निकलें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण जी, जो हमारे मोर्चा के अध्यक्ष। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेंबर पार्लियामेंट विनोद सोनकर जी, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत इस जम्मू कश्मीर ड्यूटी में स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं अनुरोध करूंगा जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व में मोर्चा के अध्यक्ष, जो हमेशा हमारे एससी समाज के साथ उनकी आवाज को बुलंद करते आए हैं, ऐसे हमारे जो वर्तमान में पेरेंट बॉडी में जनरल सेक्रेटरी हैं श्री देवेंद्र कुमार मनियाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की। आज की इस अनुसूचित जाति संवाद में, इसको हम वर्चुअल रैली कहेंगे कि कोविड-19 के चलते, महामारी के चलते सारा जो अपने वर्कर से जुड़ने का जो रास्ता है वो एक डिजिटल वे से हम जुड़े हुए हैं। इस वर्चुअल रैली में दिल्ली से जुड़े हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट माननीय विनोद सोनकर जी, हमारे प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण जी, हमारे एससी मोर्चा के प्रभारी श्री प्रोफेसर गारूराम जी, पूर्व में एमएलए रह चुके हैं, सह प्रभारी एससी मोर्चा स्वाय भगत जी, हमारे मोर्चा के महामंत्री हमारे महेंद्र जी, हमारे राकेश जी, हमारे धर्मेंद्र जी, और सभी इस डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हमारे जिला के अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, एससी मोर्चा के कर्मठ कार्यकर्ता, भाजपा भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता, आप सबको मैं मेरी तरफ से नमस्कार, मेरा प्रणाम। और सबसे पहले ये अपनी बात रखने से पहले मैं माँ भारती के उन 20 सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि दूंगा जो गलवान घाटी लद्दाख में जो शहीद हुए थे। मेरी तरफ से, मोर्चा की तरफ से हम उन सभी शहीदों को अपनी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और ये प्रण करते हैं कि उनका जो बलिदान था वो व्यर्थ नहीं जाएगा। चाइना को भारत जो है एक सबक सिखाएगा और आने वाले समय में आपके बलिदान की वजह से ही जो है भारत की चीन के ऊपर विजय होगी। ऐसे ही हमारे जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिनकी वजह से भारत भूषण जी एमएलए बने, जिनकी वजह से हमारे मेरे साथ मेरे छोटे भाई पूर्व में एमएलए रामबन श्री अपने नीलम लंगेश जी, हम सब जो एससी मोर्चा के एमएलए हैं जिनकी वजह से हमें ये मान सम्मान मिला, ऐसे हमारे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उनको भी मैं याद करूंगा, उनको श्रद्धांजलि दूंगा एससी मोर्चा की तरफ से। और अपनी बात शुरू करते सबसे पहले मैं इसी बात पे बात करूंगा कि कोविड-19 में, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बात की, कोविड-19 आया, महामारी पूरे विश्व में फैली, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एक जो ग्लोबल लीडर जिनको आज हम कहते हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश की जनता को देखते हुए, अपने लोगों को देखते हुए सही समय पर सही फैसला लिया और एक लॉकडाउन के माध्यम से जो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, जो बाकी कंट्री में हुआ, चाहे वो जर्मनी में था, चाहे इटली में था, उस नुकसान से हम बच गए। तो मैं समझता हूँ आज कहीं ना कहीं पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल नेता के रूप में आज उनको जानते हैं और हम अपने इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सही समय पर सही फैसला लेके हिंदुस्तान के अपनी जनता की परवाह की, इकोनॉमिक लॉस को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है, और लॉकडाउन रखा। और लॉकडाउन की वजह से मैं समझता हूं कि आज हमारा जो डेथ रेट है वो
2% से भी बहुत कम हो चुका है। तो साथियों, मैं कोविड-19 पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अध्यक्ष जी ने काफ़ी विस्तार में कहा है, लेकिन उसके चलते मेरे एससी मोर्चा के जो कर्मठ कार्यकर्ता उनको जो हमने जिम्मेवारी दी थी, उन जिम्मेवारियों में फीड द नीडी, जो हमारे गरीब लोग थे उनको राशन पहुंचाना, बना हुआ राशन पहुंचाना, कच्चा राशन पहुंचाना, वो काम किया। मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन की, जो जिसको फेस कवर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया, फेस कवर की डिस्ट्रीब्यूशन की। उसके साथ साथ सैनिटाइजर दिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर रैना जी की लीडरशिप के चलते एक हेल्पलाइन यहाँ पे एक बनाई गई इस कोविड-19 में। और जम्मू कश्मीर के हमारे जितने भी लोग जो जम्मू कश्मीर से, यूटी से बाहर कहीं भी थे, जिनको वापस आना था, उस हेल्पलाइन के माध्यम से हमने लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें मदद की। और वो लोग जो है अपने घरों में सुरक्षित वापस आए। वो चाहे गुजरात में थे, चाहे मुंबई में थे, चाहे राजस्थान में थे, चाहे दिल्ली में थे, किसी भी कोने में। असम के लोग थे, और कुछ लोग तो जो इंटरनेशनल लेवल पे, अगर हम अमेरिका, यूके की बात करें, नाइजीरिया का एक कपल जो है, उसने भारतीय जनता पार्टी की हेल्पलाइन के माध्यम से वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में वापस आए। तो मैं समझता हूँ कि सब जो काम हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से दिए गए थे, वो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से निभाए। और एससी मोर्चा का खास करके जो कार्यकर्ता है, एक एक कार्यकर्ता जो है, उसने अपने इलाके में, चाहे प्रवासी भारतीय है, बाहर का मजदूर है, कई लोकल है, जो मजदूर जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, उनको खाना पहुंचाया। जो मजदूर झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे, उनके लिए बना हुआ खाना लगभग 45 दिन से ज्यादा लगातार कई जगहों पे खाना बना, कहीं 3 महीने तक खाना कहीं बन के जो चलता रहा, लोगों को खाना खिलाया। तो मैं समझता हूँ एक प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर बीजेपी का एससी मोर्चा का जो कार्यकर्ता था, उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। और इस काम के लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर रैना जी और प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा भारत भूषण जी को भी मैं इसकी मुबारकबाद दूंगा कि इनके सहयोग से ये सारा हुआ। साथियों, आज अगर मैं बात करूं सेंटर की तरफ से, तो सेंटर की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस लॉकडाउन के माध्यम से, लॉकडाउन के चलते हुए गरीब मेरी महिला, जिसके लिए शायद एक 50 रुपए, 100 रुपया बड़ा अहम होता है, अहमियत रखता है, उसके खाते में जनधन के माध्यम से 500 रुपया घर घर तक उसके खाते में डायरेक्ट पहुंचाया गया। और बहुत बड़ी बात है ये। शायद मानो 8 से 9 करोड़ के लगभग जो हमारी महिलाएं हैं, उनके जनधन के खाते से उनके पैसे जो पहुंचे। इसी तरह से 3-3 महीने के लिए एक सिलेंडर जो है वो फ्री दिया गया। 3-3 महीने का राशन जो है वो फ्री दिया गया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के माध्यम से उन गरीब तबकों को दिया गया। और उसमें मैं समझता हूँ भारी संख्या जो है वो हमारा जो अनुसूचित जाति समाज है वो थे, जिन लोगों के काम बंद हो चुके थे, जो प्राइवेट काम करते थे, घरों में काम करते थे। तो वो काम बंद होने की वजह से हमने कोशिश की कि उनकी सैलरी उनको मिलती रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे थे जिनको शायद 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था। उन लोगों को प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी ये मदद दी गई। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मैं ये कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ही लेड द कंट्री फ्रॉम द फ्रंट, सबसे आगे होके उन्होंने इसको जो कोरोना को हमने पछाड़ा। और आज पूरा देश इस बात की खुशी मना रहा है कि 58% से ज्यादा हमारा जो है वो आज रिकवरी रेट है। आज हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। साथियों, इसके साथ साथ मैं अपने एससी मोर्चा के सभी साथियों को इस बात की मुबारकबाद दूंगा। आप लोगों ने जो इससे पहले डिजिटल रैली हुई उसमें भी देखा, आपने पेपरों में पढ़ा, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पीच भी सुनी। पहला पैकेज 1,70,000 रुपए का, उसके बाद 20 लाख करोड़ का, 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया गया, जिसमें सभी जो छोटे कार्य जो है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस जो थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, उनको हेल्प करने के लिए, ताकि जिनके काम बंद हो चुके हैं उनको मदद की जाए और अपने काम को बढ़ाएं, उनको पैसा दिया गया। और छोटे स्थानों पर छोटे उद्योग जो हैं उनको मदद की जाएगी। और एक 20 लाख करोड़ का पैकेज, जिसको कि बड़े विस्तार से हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, माननीय हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी ने और भाई अनुराग ठाकुर जी ने बड़े विस्तार से लगातार 3-4 दिन तक उसको एक्सप्लेन भी किया, बताया कि किस तरह से हिंदुस्तानी हम उसका फायदा ले सकते हैं। और आज इस डिजिटल रैली के माध्यम से मैं अपने सभी साथियों से ये अपील करूंगा कि जैसे आप सब जानते हैं कि नेशनल SC/ST हब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय में हमारे भाई विनोद सोनकर जी ने भी इसका इसका संबोधन किया था हमें, नेशनल हब फॉर SC ST एंटरप्रेन्योर्स। उसमें जो लोग भाई हमारे काम कर रहे हैं वो MSME के थ्रू जो है इस पैकेज से फायदा ले सकते हैं। जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे उद्यमी हैं, वो इसका फायदा ले सकते हैं। साथियों, इसके साथ साथ मैं ये एक आह्वान जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वोकल फॉर लोकल, उसकी काफी सारी बातें हो चुकी हैं। मैं अपने SC मोर्चा के समाज के लोगों से ये विनती करूंगा कि आप लोकल प्रोडक्ट जो है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उस पर ज्यादा जोर दें। बाजार में जितनी भी चीजें मिलती हैं जो हमारे हिंदुस्तान में बनती हैं, हमारे स्टेट में बनती हैं, गुजरात में बनती है, मुंबई में बनती है, उन वस्तुओं को हम खरीदें ताकि देश की इकोनॉमी जो है वो बढ़े। आज अगर देश की इकोनॉमी कहीं ना कहीं अगर पीछे गई है साथियों, तो उसका कारण ये रहा कि हमने अपनी जनता को, प्रधानमंत्री जी ने अपनी जनता के ऊपर ध्यान दिया, अपनी जनता की जान की तरफ ध्यान दिया कि उन्होंने कहा जान है तो जान है। उस दौर में आज हमारी इकोनॉमी को बहुत एक जो है असर पड़ा है उसका, लेकिन उसका सबसे अच्छा तरीका जो है कि हर भारतीय, हर SC मोर्चा का मेरा एक सदस्य है, मेरा कर्मठ कार्यकर्ता है, वो अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने शहर में इस बात पर जोर दे कि भारत की बनी हुई वस्तु ही वो खरीदे और भारत की बनी हुई वस्तु ही वो इस्तेमाल करें, ताकि भारत की इकोनॉमी जो है बड़े कम समय में वो उभर के ऊपर आ जाए। साथियों, इसी मन से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपको, जैसे मैंने बात की हमारे शहीद जो 20 जवान शहीद हुए चाइना से लड़ते लड़ते, चाइनीज को मारते मारते, वो एक इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर आपने चाइना से बदला लेना है तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का हम बहिष्कार करें, चाइनीज प्रोडक्ट्स को हम ना खरीदें। साथियों, दिवाली हिंदुस्तान में मनाई जाती है लेकिन उसका दीपक जो है वो चाइना में बनता है। होली हिंदुस्तान में मनाई जाती है लेकिन उसकी पिचकारी, उसके रंग जो है वो चाइना से बन के आते हैं। ये बड़ा इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़े अफसोस की ये बात है कि त्योहार हमारे मनाते हम हैं, इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन वो चीज बन के चाइना से आती है। और जो चाइना आज हमें आंखें दिखा रहा है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का पैसा जो है उसके पास है, उस पैसे के बलबूते पे आज वो हमें आंख दिखा रहा है। साथियों, आज उसका घमंड हमने चकनाचूर करना है। उसका सबसे बढ़िया रास्ता यही है, हिंदुस्तान में चीज बने, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। वो प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान में बनता है उसका इस्तेमाल करें और चाइना की इकोनॉमी जो उसकी रीढ़ की हड्डी है उसको हम तोड़ें, ताकि बिना बंदूक के, बिना गोली के हम भी ये जो लड़ाई है हिंदुस्तान में बैठे बैठे जीत जाएं। तो मेरी आप सबसे ये विनती है कि बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, वोकल फॉर लोकल और यूज लोकल प्रोडक्ट्स। साथियों, सेंटर की तरफ से और स्टेट की तरफ से, यूटी की तरफ से जो जितनी भी स्कीमें आज तक आई हैं मैं अपने SC समाज के लोगों से ये विनती करूंगा, चाहे PMAY में है, अध्यक्ष जी, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, एक मेरे ब्लॉक में बहुत, अगर मैं आज 2.5 साल की बात करूं तो 600 से ज्यादा एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक मेरा ब्लॉक जिसमें 10 पंचायतें हैं, उसमें 600 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हुए हैं। और गरीबों के खाते में 50,000 की पहली किस्त, 50,000 की दूसरी किस्त, 30,000 रुपए की तीसरी किस्त, 1,30,000 रुपया डायरेक्ट जनधन के खाते में उस गरीब के घर में पैसा गया, उसने अपना घर बनाया। आज वो मेरा गरीब अनुसूचित जाति का मेरा एक भाई, मेरी बहन, जिसका सपना था कि मेरा एक अपना पक्का मकान हो, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका सपना साकार किया। और BPL कैटेगरी में जितने लोग आते हैं उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो हमारे समाज अनुसूचित जाति के हैं। आज पूरी जम्मू कश्मीर में लाखों मकान बनकर तैयार हुए हैं और 3 किस्तें, 1,30,000 रुपया कैश उनके खाते में गया, 17,000 रुपया उनको लेबर के पैसे, 12,000 रुपए का शौचालय, 1,59,000 रुपए का साथियों वो मकान जो है आज अनुसूचित जाति समाज के लोग और बाकी हमारे समाज के लोगों को उनके घर बैठे बैठे ही पैसा उनको मिला है, उनका घर बना है। मैं इस मंच से प्रधानमंत्री जी का इस PMAY स्कीम का, जिसका सबसे ज्यादा फायदा जो है अनुसूचित जाति समाज को हुआ है, मैं आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही हमारे जो लोन का था, चाहे वो मुद्रा स्कीम है, किशोर है, वाले है, उसमें भी हमारे SC ST वो भाई जो छोटे छोटे अपने काम शुरू करना चाहते थे, उसमें लोगों को बड़ा फायदा हुआ है। आयुष्मान भारत में हमारे यहाँ पे UT में 2011 के सेंसस के हिसाब से BPL की लिस्ट बनी थी और उसी लिस्ट में जो लोग फॉल करते थे BPL कैटेगरी में, उनको आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए तक का लाभ एक परिवार को मेडिकल के हिसाब से उनको दिया गया। आज मैं समझता हूं
अनुसूचित जाति के लोग जो हैं उसमें सबसे ज्यादा हैं। उनको आज जो मेरी बहन, जो मेरा भाई कभी ये सोचता था कि ये बीमारी मेरा घर बर्बाद कर देगी, ये बीमारी मुझे डुबो देगी, आज वो निश्चिंत है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिया हुआ 5 लाख रुपया उस परिवार को जो है वो उसकी मदद कर रहा है। साथियों, ये सारे जो फायदे हैं वो अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को हुए हैं। और मैं आज इस मंच से बात कर रहा हूं, आपने घर घर जाके, गांव गांव जाके इन स्कीमों को उजागर भी करना है। समय कम है, इसलिए मैं ब्रीफ में ये बात करूंगा। 370 की बात की, उसमें जिन लोगों को फायदा हुआ, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी थे, पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, ज्यादातर संख्या में हमारे अनुसूचित जाति के समाज के लोग थे। मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन में उनको वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो अपना एमएलए, एमपी, सरपंच नहीं चुन सकते थे, ना ही वो चुनाव के लिए खड़े हो सकते थे। साथियों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी की इस 370 को अबालिश करने के बाद आज मेरा वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी भाई जो है वो एमएलए के इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है, अपना एमएलए चुन भी सकता है, वो सरपंच बना भी सकता है और वो सरपंच बन भी सकता है। ये सारे फायदे जो है ये 370-35 से हटाने के बाद हमारे समाज के हुए हैं। आखिरी बात करना चाहूंगा, आज इस समाज को, साथियों, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मेरा समाज जुड़ा हुआ है, इस समाज को आज गुमराह किया जा रहा है। कुछ विदेशी ताकतें हैं, कुछ हमारे अंदर की कुछ ताकतें हैं, कुछ अंदर की हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिनको ये बात आज हजम नहीं हो रही है कि अनुसूचित जाति समाज, जिसको हम अपना वोट बैंक बांधते थे, जिनको हम हमेशा ये कह के 5 किलो आटा देके इलेक्शन के टाइम में 100 रुपया देके जिससे वोट डुला थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और आज वो इस लालच में आके वोट नहीं डालता, आज वो अपनी सूझबूझ के साथ वोट डालता है। आज जो ताकतें इस समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, भाइयों बहनों, उनसे हमने बच के रहना है। भारतीय जनता पार्टी में जो समाज जुड़ा हुआ है, हम इसके साथ जुड़े रहे। 70 साल तक हम गुमराह रहे, हम ऐसी पार्टी के साथ जुड़े रहे जिन्होंने हमारा नुकसान किया। आज जो लोग ये बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, जो लोग गरीबी की बात करते हैं, वो उन पार्टियों का नाम क्यों नहीं लेते जिन्होंने 70 साल तक हमें एक्सप्लॉइट किया और हमारा नुकसान किया। साथियों, अगर आज रिजर्वेशन मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से, 370 गया है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से, पीएमएवाई में 1,60,000 का मकान मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। इतनी कई सारी स्कीमें हैं जिनका फायदा हमें मिल रहा है। आने वाले समय में भी ऐसी स्कीमें आएंगी, उनका सबको लाभ होगा। मेरी आप लोगों से विनती है, जगह जगह वीडियो पे क्लिप आती हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम ले लेके उनकी स्टेटमेंट्स को, उनके कोट्स को चेंज करके, बदल के जातियों पर प्रहार किया जाता है, कभी ब्राह्मण जाति के ऊपर, कभी राजपूत जाति के ऊपर, ताकि 60 साल से जो लड़ाई हम लड़ रहे थे वो लड़ाई लगी रहे, अनुसूचित जाति समाज बाकी समाज के साथ लड़ता रहे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है, डॉक्टर मनियाल की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भारत भूषण जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई विनोद सोनकर जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अरविंद रैना जी की पार्टी है। कोई संगठन, कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी समाज का, किसी एक समाज का, किसी एक जाति का, किसी एक बिरादरी का नहीं होता है। अगर आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं तो भारतीय जनता पार्टी मेरी है। मेरी आज सबसे विनती है, ऐसी ताकतों को, इनको आप पछाड़ें, इनके भ्रम में ना आए, और जो आज समाज हमारा जुड़ा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करें। और आज पूरा देश, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि सबसे बड़ी आबादी वाली जो हमारी जाति है, अनुसूचित जाति मोर्चा, आज वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैं आखिर में सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को, वाणी को विराम दूंगा। साथियों, मुझे आज इस रैली से पहले जो हमने अपनी प्रमोशन की थी, हमारे आईटी सेल के लोगों ने प्रमोशन की थी, उसको पढ़ते हुए बड़े साथियों को मुझे फीडबैक आया कि आप जब रैली में बात करेंगे तो 2-3 इशू हैं हमारे जो जिन पे आप बात करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी अरविंद राणा जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से आज मैं ये इनके नोटिस में लाना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी, माननीय एलजी साहब ने हमसे वादा किया था कि कुछ ही समय के बाद हम रिजर्वेशन प्रमोशन जो है उसको भारतीय अपने जम्मू यूटी में लागू करने वाले हैं। इसकी वजह से समाज के काफी हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग रिजर्वेशन के माध्यम से आज एक स्थान पे पहुंच चुके थे, आज कहीं ना कहीं उनकी रिजर्वेशन रुक गई है, उनकी तरक्की रुक गई है। मेरी आपसे विनती है कि ये एलजी साहब से कहकर रिजर्वेशन प्रमोशन जो है जम्मू कश्मीर में लागू की जाए। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। आज यूटी बनने की हमें खुशी है, लेकिन अगर सभी सेंटर के रूल यहाँ आज लागू हो रहे हैं तो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसको JNK में लागू किया जाए। कमीशन जो है, SC कमीशन है,
वो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सोनकर जी के भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो दिल्ली में है, बाकी स्टेट्स में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये कमीशन अभी तक नहीं बना है। अगर आप दिल्ली से करें, हमारे अध्यक्ष जी यूटी से करें, हम एलजी साहब को भी दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो एससी कमीशन है उसको जम्मू कश्मीर में भी बनाया जाए। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनकर जी का, रविंद्र रैना जी का, पूरी टीम जो यहाँ मंच में बैठी हुई है, सबका धन्यवाद कहूंगा। रजवाल साहब और इनकी आईटी की टीम, इनका धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से, जिनके प्रयास से मैं आज लाखों कार्यकर्ताओं से जुड़ा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुझारू नेता डॉक्टर डीके मन्याल जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेंबर पार्लियामेंट श्री विनोद सोनकर जी से, वो हम सभी जम्मू कश्मीर यूटी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। श्री सोनकर जी। जम्मू कश्मीर के देवभूमि को नमन करते हुए और देश की सुरक्षा, देश की आन और देश की बान और देश की शान के लिए अपने जानों की आहुति देने वाले उन 20 जवानों को भी नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्मरण करते हुए, इस भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के जम्मू कश्मीर के वर्चुअल संवाद में जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं का दर्शन कराने का आशीर्वाद देने वाले मेरे भाई प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रैना जी, एससी मोर्चे के अध्यक्ष भाई भरत भूषण जी, और मुझसे पहले वक्ता के रूप में, महामंत्री के रूप में भाई डीके मन्याल जी, जम्मू कश्मीर में मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, और इस वर्चुअल संवाद में जम्मू कश्मीर संभाग में इस वर्चुअल संवाद से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले माता वैष्णो को नमन करते हुए और बर्फानी बाबा को भी नमन करते हुए, इस आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ इस कोरोना संकट के समय में माँ वैष्णो के आशीर्वाद से, माँ बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से आप सब लोग सपरिवार सुरक्षित होंगे, ऐसा उम्मीद और विश्वास करते हुए अपने सभी कार्यकर्ताओं को मैं एक बार पुनः नमन करता हूँ। साथियों, आज देश और दुनिया में जम्मू कश्मीर, विशेष करके लद्दाख चर्चा में है, केंद्र बिंदु में है। और जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चाइना को उसकी भाषा में समझाने का काम किया है, पूरी दुनिया आज उसका लोहा मानती है। लेकिन आज हम लोग वर्चुअल संवाद में उपस्थित हुए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह वर्चुअल संवाद रैली आयोजित की गई। साथियों, राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा 26 नवंबर, या आप ये कह सकते हैं जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को लॉकडाउन किया, उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने 26 मार्च को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की और उस बैठक में 5 बिंदु तय किए गए थे। जो लोग, जिनको भोजन की आवश्यकता है उनको भोजन देना, फेस कवर देना, आरोग्य सेतु डाउनलोड कराना, पीएम केयर में
डोनेट कराना और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा 5 कार्यक्रम प्रदेश को दिए गए थे। मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं, इन सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर संभाग के सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष रैना जी के नेतृत्व में पूरे तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ये बात सही है कि लॉकडाउन होने के बाद हमारा आपसे पहली बार संवाद हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से लगातार जब ये जानकारी मिलती थी कि देश के अन्य भागों की तरह जम्मू कश्मीर का एक एक कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर गरीबों की सेवा कर रहा है, कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पे पीएम केयर में डोनेट कर रहा है और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रहा है। ये सूचनाएं लगातार मिलती रही और जब ये सूचनाएं जम्मू कश्मीर से मिलती है तो साथियों निश्चित रूप से हर्षित करना है। मैं इस पे ज्यादा डिटेल से नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने इस पे बड़ी पूरी विस्तार के साथ इन बातों को आपके साथ रखा है। मैं केवल आपको एक बात कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं को, जम्मू कश्मीर के अनुसूचित समाज के लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप कल्पना करिए, अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना लॉक के समय पर लॉकडाउन नहीं किया होता तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता? उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता तो वो अनुसूचित समाज को होता, क्योंकि अनुसूचित समाज पहली बात बस्तियों में रहता है, दूसरा आर्थिक रूप से कमजोर है, तीसरा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहता है। आप कल्पना करिए, अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको समय पे लॉकडाउन नहीं किया होता तो इटली और अमेरिका से ज्यादा नुकसान इस देश में होता। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का देश भर के अनुसूचित समाज के लोगों की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं और उनके दूरदर्शी कदम को कोटि कोटि में प्रशंसा करता हूं। अब कल्पना करिए, 130 करोड़ आबादी वाले इस देश में सबसे ज्यादा बस्तियों में रहने वाले लोग कोई और नहीं, अनुसूचित समाज के लोग हैं, जिनकी आबादी लगभग देश में 30 से 35 करोड़ है। आप कल्पना करिए, अगर ये कोरोना महामारी हमारे अनुसूचित समाज के बस्तियों में प्रवेश कर जाती तो फिर हालात क्या होते? साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते। अमेरिका जैसा देश, इटली जैसा देश, जहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं, जहाँ की सरकारें मात्र छोटी सी आबादी में घुटने पर हैं, अगर ये महामारी हमारे समाज में फैल जाती तो हमारे समाज का कितना बड़ा नुकसान होता। इसको कल्पना ही नहीं करना, इसकी चर्चा करना चाहिए, इसकी चिंतन करना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण हम और हमारा समाज आज बहुत बड़ी मात्रा में सुरक्षित। साथियों, जहां तक कोरोना के समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सेवा का कार्य था, उसका भी लाभ सबसे ज्यादा हमको मिला। 1,70,000 करोड़ के जो गरीब कल्याण योजनाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घोषणा हो, उसमें सबसे ज्यादा लाभ हमको मिला है। आप कल्पना करिए, अगर प्रधानमंत्री जन धन खाते की बात किया जाए तो इसमें सबसे बड़ी संख्या किसकी थी? उज्ज्वला में 3 सिलेंडर प्रतिमाह 1 सिलेंडर देने की जो घोषणा हुई, उसका सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? दिव्यांगों को पेंशन देने की बात हो, चाहे राशन किट वितरण की बात हो, इसका लाभ अगर सबसे ज्यादा किसी को मिला है तो हम देश के अनुसूचित समाज के लोगों को मिला है। इसलिए साथियों, इस बात का भी आपको चिंतन करना चाहिए और चिंतन के साथ साथ हमको इसको चर्चा करना चाहिए।
इसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर भारत के लिए जो घोषणा की। साथियों, मैंने अभी एक सेमिनार में, जैसा भाई देवी मनियाल जी ने बताया, मैंने स्पष्ट बहुत विस्तार से बताया था कि उस 20 लाख करोड़ की योजना में समाज को ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। और इसकी शुरुआत केवल कोरोना के समय नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले कालखंड में ही कर दी थी। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के ऐतिहासिक विज्ञान भवन में खड़े होकर कहा था कि मैं चाहता हूं देश का अनुसूचित समाज केवल नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। उसके लिए स्टैंड अप योजना की शुरुआत की। स्टैंड अप योजना देश के अनुसूचित समाज को आत्मनिर्भर बनाने का। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाने का काम इस देश के अनुसूचित समाज के युवाओं के लिए किया था। विज्ञान भवन में उन्होंने कहा था देश की 1.25 लाख ब्रांचें, प्रत्येक ब्रांच एक SC ST और एक महिला को उद्यमी बनाएगी। तो उद्यमी बनाने का मतलब केवल और केवल फाइनेंस करना नहीं है। उद्यमी बनाने का मतलब है उनको फाइनेंस के साथ साथ उनको तकनीकी रूप से सक्षम बनाना, और जब इनका माल बन जाए तो इनके माल खरीदने की पूरी व्यवस्था करना। कहने का तात्पर्य है कि बैंकों को ये जिम्मेदारी दी गई कि प्रत्येक ब्रांच एक SC ST और एक महिला को उद्यमी बनाएंगे। यानी उनको माल फाइनेंस से लेके, माल उत्पादन से लेके, और जब माल बन जाए तो उसके बेचने तक की व्यवस्था करना। और उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा कानून में संशोधन करके जो भी सरकारी गवर्नमेंट यूज की सामानें हैं या PSUs हैं, उनको 4% तक सामान की खरीदने के लिए कानून बनाने का काम किया। जैसे रेलवे साल में लाखों करोड़ों रुपए का सामान खरीदता है, लेकिन उसको इस बात के लिए बाध्य किया गया कि अपने उपयोग के 4% तक सामान आप SC ST इंटरप्राइजेस से खरीदें। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसे कालखंड में राजनीति कर रहे हैं, ऐसे कालखंड में ऐसे नेता का नेतृत्व मिला है जो दूरदर्शी है, जहां वो एक तरफ भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उससे पहले इस देश के जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो कमजोर है, जो अनुसूचित है, जिनके साथ सदियों से जिनको छला गया, सदियों से जिनको केवल वोट बैंक समझा गया, जिनको वोट बैंक की राजनीति की गई, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और ये कोई पहला समय नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब जब अवसर आया है, इस देश के अनुसूचित समाज को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर देश में 370 धारा हटी, कश्मीर जम्मू कश्मीर से हटी है, तो उसका भी लाभ सबसे ज्यादा अनुसूचित समाज को मिला है। आप कल्पना करिए, कश्मीर घाटी में जब पंजाब के कुछ वाल्मीकि समाज के भाइयों को ले जाके बसाया गया और कहा गया सफाई का काम करेंगे, वो पिछले 100 साल से केवल सफाई का ही काम कर रहे हैं। देश आजाद हो गया, देश बदल गया, देश तरक्की कर गया, लेकिन उनकी कोई तरक्की नहीं हुई। उसमें अगर सबसे बड़ी कोई बाधा थी, धारा 370। धारा 370 के कारण सफाई कर्मचारी का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, वो केवल जन्म से लेकर सफाई करता रहा और सफाई ही करता रहेगा। लेकिन धारा 370 समाप्त हो जाने के बाद वो सफाई कर्मचारी का बेटा अब डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, और देश के पार्लियामेंट में भी जा सकता है, देश के विधानसभा में भी जा सकता है। ये कांग्रेस का इससे दोहरा चरित्र और कहीं देखने को देश में नहीं मिलता। एक तरफ देश भर में घूम घूम के अनुसूचित समाज के लोगों को बाबा साहब के नाम पे वोट मांगता रहता है, और दूसरी तरफ उसी के बनाए कानून के कारण जम्मू कश्मीर में अनुसूचित समाज का बेटा, अनुसूचित समाज की बहनें अगर उस सफाई कर्मचारी के रूप में है तो पूरा जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाएगी, लेकिन आप कोई अन्य काम नहीं कर सकते। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात है
कि देश के चुनाव में तो वोट दे सकता है, लेकिन विधानसभा और पंचायत के चुनाव में वोट नहीं दे सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र का इससे बड़ा प्रमाण देश में देखने को नहीं मिला। इसलिए अनुसूचित समाज के कार्यकर्ताओं को इस पे भी चर्चा करना चाहिए। देश की पार्लियामेंट से 106 कानून बनते हैं। वो कानून 106 कानून ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। जम्मू कश्मीर में चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे राइट टू सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी बिल हो, ये लागू नहीं थे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा के अधिकार की जरूरत किसको है? इस देश में अशिक्षित कौन रह गया? कि कांग्रेस के दोहरे चरित्र के कारण, दोहरे नीति के कारण इस देश में, विशेषकर जम्मू कश्मीर में अनुसूचित समाज के भाई और बहन अशिक्षित रह गए। अगर इनकी नीयत ठीक थी, इनकी नीयत मंशा साफ थी, तो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, वो जम्मू कश्मीर में क्यों लागू नहीं हुआ? इसकी न नीयत ठीक थी, न इनकी मंशा ठीक थी। ये तो केवल और केवल अनुसूचित समाज के लोगों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करना चाहते थे और करते रहे हैं। इसलिए साथियों, हमको चाहे धारा 370 हो, चाहे गरीब कल्याण योजना हो, और चाहे 20 लाख करोड़ का पैकेज हो, इसमें सबसे ज्यादा लाभ हमको मिला है। इस बात को हमको चर्चा करना चाहिए, इस बात को हमको चिंतन करके समाज के बीच में रखना चाहिए। साथियों, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि कश्मीर की बेटी अगर देश के अन्य हिस्सों में ब्याह जाए तो उसके सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सवर्ण समाज को भी इस बात को समझना चाहिए, सवर्ण समाज की बेटियों को इस बात को भी समझना चाहिए कि धारा 370 के कारण उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा था। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री का चाहे पहला कालखंड कार्यकाल हो, जिसमें उन्होंने चाहे उज्ज्वला हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, उसका भी लाभ हमी को मिला है। इसकी चर्चा हमको करनी चाहिए। भाई देवेंद्र मनियाल ठीक कह रहे थे, लंबे समय से इस देश के अनुसूचित समाज के सीधे साधे लोगों, भोले भाले लोगों के बीच में कांग्रेस के एजेंट के रूप में कुछ देशी और कुछ विदेशी मिशनरियां काम कर रही, जो लगातार अनुसूचित समाज में इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम करती है कि भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकारें अनुसूचित समाज के विरोधी हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जानना भी चाहता हूं, चाहे अनुसूचित समाज के महापुरुष हो, चाहे अनुसूचित समाज के उत्थान और विकास की बात हो, चाहे अनुसूचित समाज के महापुरुषों के सम्मान की बात हो, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। अगर उस पर किसी ने काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है, या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। हेरिडिटी एक्ट की बात हो रही है, इसको और मजबूत करके सशक्त करने का काम अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने किया। जब इस देश में इलाहाबाद के हाई कोर्ट के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रिट पर 200 पॉइंट रोस्टर को बदल के 13 पॉइंट रोस्टर करने का काम किया, उसको बदलकर दोबारा 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने का काम अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। देश भर में प्रमोशन में आरक्षण लागू करने का सुप्रीम कोर्ट में देश की उच्चतम न्यायपालिका में पैरवी करके और उसके बाद में पार्लियामेंट में उसमें संशोधन करके देश भर में लागू करने का काम अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को दुनिया में पहुंचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शोध संस्थान की स्थापना की गई, ये बात इस बात को दर्शाती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे महापुरुषों के विचारों को देश और दुनिया में पहुंचाना चाहते। इसलिए साथियों, ये बहुत सारे विषय हैं जिस पर हमको चिंतन करने की जरूरत है। और विशेष करके अनुसूचित समाज के जागरूक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सभी पदाधिकारी
इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब कांग्रेस के योजना के अनुसार हमारे समाज में बहुत सारी मिशनरी, बहुत सारे लोग ये भ्रम फैलाने में लगे हों तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए, अपने जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, बाबा साहब के सपनों का भारत कैसे बने, समता मूलक समाज कैसे स्थापित हो, जात विहीन समाज कैसे बने, इन सपनों को पूरा करने के लिए अगर आज कोई काम कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का। इसलिए साथियों, मैं आपसे आह्वान करते हुए, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चाइना पे कुछ नहीं बोल रहा, मुझको विश्वास है, मुझको नहीं देश और दुनिया को विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भारत के आन बान और शान में कोई गुस्ताखी कर सके। और केवल ये कहने की बात नहीं है, जिस पाकिस्तान के आतंकवाद से भारत लंबे समय से पीड़ित था, उसको माकूल जवाब देने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। आज पाकिस्तान अपनी औकात में है, वो जानता है ये मौनी बाबा का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है, ये चिदंबरम का भारत नहीं, सोनिया गांधी का भारत नहीं, ये अमित शाह का भारत है। जो भारत की आन और बान और शान में जो गुस्ताखी करेगा उसको घर में घुस के मारा जाएगा। और चाइना ये बात, इस बात को भली भांति जानता है कि 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का मोदी का भारत है। अगर उसने गुस्ताखी की उसके घर में घुस के जवाब देने की क्षमता भारत रखता है। और आपने पिछले दिनों में जितनी घटनाएं घटी है उसको आपने देखा होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केवल घरेलू तैयारी नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से चाइना को घेरा है, आज चाइना मेमना की भाषा बोलने लगा। ये वही चाइना है जो कल तक घुड़की देता था और आज चाइना मेमना की भाषा बोलता है, समझौता की भाषा बोलता है, सौहार्द की बात करता है। इसलिए साथियों, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको तो चिंता केवल एक बात की करनी है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमको लोकल का वोकल बनना है। जिस दिन हम लोकल का वोकल बन गए, चाइना को उसके घर में पता चल जाएगा कि हमारा पैसा अब उसकी ताकत नहीं बनने वाला। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जैसा भाई देवेंद्र मन्याल जी ने कहा, होली हमारी, रंग तुम्हारा, दीपावली हमारी, देवी देवता तुम्हारा। ये कैसे हुआ है? ये एक दिन में नहीं हुआ। ये कांग्रेस के दोहरी नीति के कारण एक लंबे समय तक इस देश, होली हमारी, रंग उनका हुआ, होली हमारा, पिचकारी उनकी हुई, और दीपावली हमारी और देवी देवता बन के वहां से